नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं कृतिका सेठी। स्वागत है आपका तिब्बत न्यूज में, जिसमें हम बात करेंगे दिल्ली की तिब्बत की संस्कृति और वहां के लोगों की समस्याओं की। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सफर की। तिब्बत एक ऐसा देश है जहां आज भी आजादी के सपने देखे जाते हैं। अगर बात करें तिब्बत के इतिहास की, तो वो भी अपने आप में रोमांच से भरा हुआ है। आइए एक नजर डालते हैं तिब्बत के इसी शानदार इतिहास पर। तिब्बत एशिया का एक ऐसा देश है जिस पर चीनी गणराज्य का शासन है, लेकिन तिब्बती मानते हैं कि वो एक अलग राष्ट्र है। ये देश हिमालय के मध्य में बना हुआ है। यहाँ के लोगों का धर्म बौद्ध है और इसकी राजधानी ल्हासा है। अगर बात करें इसके इतिहास की, तो 1073 में कौनचोग ग्याल्पो ने शाक्य मठ की स्थापना की। शाक्य लामा सत्ता में आए और 1254 से 1350 तक तिब्बत पर 20 शाक्य लामाओं ने शासन किया। तभी 1543 में जन्मे सोनम ग्यात्सो एक महान आध्यात्मिक और लौकिक ज्ञान वाले विद्वान के रूप में उभरे। उन्होंने अल्तान बान को बौद्ध धर्म में दीक्षित कराया और बाद में 1578 में उन्हें दलाई लामा नाम दिया गया, जिसका मतलब होता है ज्ञान का महासागर। तभी से तिब्बत में दलाई लामा के पद को बड़ी सम्मानता के साथ देखा जाता है। सोनम ग्यात्सो अपने वंश के तीसरे शासक थे, इसीलिए उन्हें तीसरा दलाई लामा कहा गया। 1642 में 5वें दलाई लामा ग्वांग लोजांग ग्यात्सो ने तिब्बत पर आध्यात्मिक और लौकिक दोनों दृष्टियों से अधिकार कर लिया। उन्होंने तिब्बती सरकार की वर्तमान शासन प्रणाली की स्थापना की, जिसे गांदेन फोड्रांग कहा जाता है। समूचे तिब्बत के शासक बनने के बाद उन्होंने चीन की ओर रुख किया और चीन से मांग की कि उनकी संप्रभुता को मान्यता दे। महान 5वें दलाई लामा के यशस्वी शासनकाल के दौरान षड्यंत्र और अस्थिरता का दौर भी आया। 1723 में जब मांचू सेना ने अंतिम रूप से ल्हासा को छोड़ा, तो उन्होंने दलाई लामा की सेवा के लिए वहां एक रेजिडेंट और अंबान छोड़ दिया, जो वास्तव में मांचुओं निजी हितों की देखभाल के लिए था। यह तिब्बती मामलों में मांचुओं के दखल की शुरुआत थी। 1741 में 7वें दलाई लामा ने काठमांडू, पाटन और भक्त गांव के जागीरों पर शासन करने वाले 3 नेवारी राजाओं को पत्र लिखकर इस पर विरोध जताया। तभी 26 साल के 8वें दलाई लामा ने मांचू शासक चियन लंग से अस्थायी सैन्य सहायता भेजने का अनुरोध किया। 1792 में तिब्बत में प्रवेश करने वाली मांचू सेना तिब्बतियों के लिए हानिकारक ही साबित हुई और इस सेना ने फिर मांचू रेजिडेंट की ताकत बढ़ाने का प्रयास किया। इसके बाद चियन लंग ने पीकिंग से एक स्वर्ण कलश भेजा और ये घोषणा की कि भविष्य में दलाई लामा और दूसरे अहम लामाओं के उत्तराधिकारियों के चयन के लिए इस कलश में सभी उम्मीदवारों का नाम डाला जाएगा और मांचू रेजिमेंट के सामने एक के बाद एक कलश से एक नाम निकाला जाएगा। तिब्बतियों ने इस साम्राज्यवादी हस्तक्षेप का पालन नहीं किया और 13वें दलाई लामा ने सार्वजनिक रूप से इस प्रथा को समाप्त कर दिया। इस दौरान तिब्बत पर कई बार चढ़ाई की गई और ल्हासा का मांचू रेजिमेंट बुरे षड्यंत्रों और तिब्बती मामलों में दखलंदाजी करने में लगा रहा, लेकिन तिब्बत ने अपनी संप्रभुता कभी नहीं खोई। तिब्बत के लोगों ने दलाई लामा के नेतृत्व वाले केंद्रीय तिब्बत सरकार को एकमात्र वैधानिक सरकार के रूप में स्वीकार किया।
तिब्बत की संप्रभुता उस वक्त भी स्पष्ट हुई जब चीन को बताए बिना ही 1856 में तिब्बत और नेपाल के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तिब्बत के आंतरिक मामलों के लिहाज से देखा जाए तो ल्हासा में तिब्बत के केंद्रीय सरकार की संप्रभुता उन आंतरिक संघर्षों के दौरान ज्यादा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुई जो 19वीं सदी के मई से शुरू हुई। 1876 में 13वें दलाई लामा थुप्टिन ग्यात्सो ने 19 साल की अवस्था में रीजेंट चोक्की ग्यालसेन कुंडेलिंग से इस राज्य की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली। वह एक विशिष्ट व्यक्ति थे और उन्होंने तिब्बत को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में न्याय संगत प्रभुसत्ता फिर से हासिल करने में सहायता की। उस समय ब्रिटिश सरकार का चीन के साथ बहुत गहरा और लाभदायक संबंध बन गया था। चीन ने ब्रिटेन को यह समझाने में सफलता हासिल कर ली थी कि तिब्बत पर उसका अधिराज है। तिब्बती सरकार ने ब्रिटिश लोगों से किसी भी तरह का संबंध रखना स्वीकार नहीं किया जो कि उनके क्षेत्र के बारे में चीन से बातचीत कर रहे थे। ये लगभग 1901 में रूस और तिब्बत के बीच हुए नए समझौते के अनुरूप ही था। इसके बाद दलाई लामा और रूसी जार के बीच पत्रों का आदान प्रदान किया गया। इससे तिब्बत के मामले में रूसी हस्तक्षेप के बारे में ब्रिटिश लोगों का संदेह और गहरा हो गया। एशिया में रूस की ताकत बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ये सोचने लगी कि उनके हितों पर खतरा मंडरा रहा है। कर्नल यंग हसबैंड के नेतृत्व में एक ब्रिटिश अभियान दल ने तिब्बत पर चढ़ाई कर दी और 3 अगस्त 1904 को ल्हासा में प्रवेश किया। 7 सितंबर 1904 को तिब्बत और ब्रिटेन के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ब्रिटिश चढ़ाई के दौरान तिब्बत ने एक स्वतंत्र देश के रूप में मामले को संभाला। तिब्बत पर ब्रिटेन की चढ़ाई का पीकिंग ने कुछ खास विरोध नहीं किया। जब ब्रिटिश के लोगों ने तिब्बत पर चढ़ाई की तो 13वें दलाई लामा मंगोलिया चले गए। चीन पर शासन करने वाले मांचुओं ने तिब्बत के मामले में दखल देने का अंतिम प्रयास किया और कुख्यात चाओ अरफेंग के नेतृत्व में एक अभियान भेजा।